आज बात करेंगे रीअसेसमेंट की। बहुत सारे लोग 148 का नोटिस देख के पैनिक हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्र टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ टैक्स क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन नहीं। तो आज हम बात करेंगे रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स। तो सबसे पहले देखेंगे रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है। रीअसेसमेंट का मतलब होता है रीओपन कंप्लीटेड केस, जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे डिपार्टमेंट के पास एक राइट होता है, जो राइट का यूज करके वो हमारा कंप्लीट प्रोसेसिंग जो हो चुकी है उसको रीओपन कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम रीअसेसमेंट या रीओपन कंप्लीटेड केस। तो पहले जानेंगे हम कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं या कैसे कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ से ये रीअसेसमेंट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। मतलब इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को एक राइट मिलता है कि वो हमारा केस या कोई भी मैटर जो है उसको रीओपन या रीअसेसमेंट कर सकती है। तो इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है इनकम नॉट डिस्क्लोज। कोई भी इनकम अगर आपने डिस्क्लोज नहीं की तो डिपार्टमेंट के पास से राइट है जो आपका केस रीअसेसमेंट में जा सकता है। सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस मिल सकता है। डिडक्शन रॉन्ग क्लेम, आपने कोई डिडक्शन ओवर क्लेम की है या कोई डिडक्शन ऐसी क्लेम की है जिसके रिगार्डिंग आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, या डिपार्टमेंट को आपको देने के लिए डिडक्शन प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ भी डेटा या डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई मिसमैच, यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट का डेटा जो देखता है तो उसमें कुछ मिसमैच मिलता है, या आपने जो डिपार्टमेंट को डेटा सबमिट किया है और उनके पास जो डेटा है उसके अंदर कुछ भी यहाँ पे मिसमैच मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट का सेक्शन 148 का नोटिस इश्यू कर सकता है। ये तो हो गए नॉर्मल रीजन कि जिसके हिसाब से डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट का नोटिस इशू कर सकता है। बट यहाँ पे एक बात खास इंपॉर्टेंट है कि हर एक रीओपनिंग जो है वो वैलिड नहीं होती, यानी कि डिपार्टमेंट के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि डिपार्टमेंट मस्ट हैव अ रीजन, उसके पास प्रॉपर एक रीजन होना चाहिए रीअसेसमेंट के लिए। और ये जो रीजन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि कोर्ट का किसी टैक्स मैटर को माइक्रोस्कोप एंगल से देखना, यानी कि जो भी रीजन यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन करता है उसके बारे में उसको पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, और फिर कंफर्मेशन हो तभी वो रीअसेसमेंट का नोटिस जो है वो इशू कर सकता है, रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग कर सकता है। यानी कि डिपार्टमेंट के पास अगर कोई रीजन नहीं है और जो आपने जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है उसके अंडर आपके पास प्रूव करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, तो फिर वो रीअसेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रीअसेसमेंट या एवरी रीओपनिंग जो है वो वैलिड नहीं है। डिपार्टमेंट के पास जो भी राइट है वो रीजन टू बिलीव ये जुडिशियल स्क्रूटनी के सब्जेक्ट होना चाहिए। तो रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग के अगर सामने हमें कुछ भी प्रिवेंशन करना है या मतलब उसको हमें रोकना है तो हमारे कॉम्प्लियंस जो है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और जो फैक्ट जो है वो उसी हिसाब से हमारे प्रॉपर होने चाहिए, तो रीअसेसमेंट की प्रोसेस को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस मॉडर्न टाइम के अंदर क्या क्या ऐसे ट्रिगर है जिससे रीअसेसमेंट हो सकता है या रीअसेसमेंट यानी कि हमारा केस जो है वो ओपन हो सकता है। तो मॉडर्न ट्रिगर्स ये है कि AIS, अब जो AIS का एक रिपोर्ट बनता है डिपार्टमेंट के पास, उसके अंदर हमारे सारे जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से रीओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल की है या कोई फॉरेन फंड आपने यहाँ पे रेमिटेंस किया है, कुछ ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। जीएसटी डेटा यानी जीएसटी का टर्नओवर और इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जो टर्नओवर दिखाया वो मिसमैच है। या फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने कहीं और कई जगह पे सर्च किया है और वहाँ पे अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट मिला है या उस ट्रांजेक्शन को आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखा है या उस रिटर्न के आपने फाइल भी नहीं किया है, मतलब कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को कोई थर्ड पार्टी के वहां से मिला है जो आपके साथ लिंक करता है और आपने उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें नहीं दिखाया, या फिर आपको रिटर्न फाइल करना बनता है बट आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो इस केस में भी रीअसेसमेंट की प्रोसेस हो सकती है। तो ये कुछ मॉडर्न ट्रिगर्स है जिसके रिगार्डिंग रीअसेसमेंट की प्रोसेस डिपार्टमेंट कर सकता है। तो अब चले हम देखते हैं कि अगर रीअसेसमेंट की प्रोसेस होती है तो उसको हमें किस तरीके से हैंडल करनी है, यानी कि हैंडलिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो हैंडलिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी नोटिस इशू है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, उसको रीड करो और खास उसमें से अब देखो
रीजन क्या है, यानी कि रीजन को रिकॉर्ड करो, किस रीजन के हिसाब से डिपार्टमेंट ने जो है केस रीओपन किया है। फिर जो है हमें करना है उसी एंगल से रिस्पॉन्ड, यानी कि उसी रीजन के बिहाफ पे हमें जो रिस्पॉन्ड करना है वो रिस्पॉन्ड। बट ये रिस्पॉन्स जो है वो कैजुअल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ये डिटेल्ड और फैक्चुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब कि कोई मान लो कि आपने प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन किया है बट प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो अब अगर इसके अगेंस्ट रीओपन हुआ है केस, तो आपको जो है वो प्रॉपर्टी के जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका पूरा वर्किंग, उसका कैपिटल गेन का वर्किंग, उसकी जो भी सेल्स डीड या परचेस डीड जो भी आपने बनाई है, जिस हिसाब से आपने एग्जाम्पशन लिया है और आपका टैक्स नहीं बनता वगैरह कुछ भी हो, वो पूरा डिटेल्ड एक रिपोर्ट और फैक्चुअल रिस्पॉन्स देना है। मतलब कि जो भी फैक्ट है वो यहाँ पे आपको प्रूव करना है। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप रिप्लाई करते हो, जो भी डिटेल रिस्पॉन्स यहाँ पे देते हो, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में सबमिट करने हैं। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इस तरीके से रिप्लाई करना है कि जैसे हमारे यहाँ पे अपील का राइट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। मतलब कि अगर असेसिंग ऑफिसर इसके रिप्लाई के सामने ऑर्डर भी पास करता है तो हमें अपील का राइट भी मिल सके। बराबर, इसका मीनिंग खास ये है कि रीअसेसमेंट की प्रोसेस है ना, इसको हमें कैजुअली नहीं लेनी है, एक स्ट्रेटेजिक मैटर बन जाती है। तो खास ध्यान रखना है, रीअसेसमेंट इज ए स्ट्रेटेजिक मैटर, इसको कभी भी कैजुअल ट्रीट नहीं करना है। मतलब कि नॉर्मल इजी लैंग्वेज में आंसर दे दिया और कुछ भी इमोशनल आंसर दे दिया एसएससी ऑफिसर को कि ये नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करना। रीअसेसमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक मैटर, सो नॉट ट्रीटेड एज अ कैजुअल। तो रीअसेसमेंट का हमें किस तरीके से हैंडल करना है उसकी स्ट्रेटेजी देखने के बाद अब मैं बात करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि रीअसेसमेंट जो है वो कभी ओपन ना हो, तो इस तरीके से हमें कैसे इसका रिस्क यानी रीअसेसमेंट का रिस्क जो है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक रिव्यू डिस्क्लोजर पैटर्न, आपको डिस्क्लोजर पैटर्न जो है वो रिव्यू करके डिस्क्लोजर करने हैं। मतलब कि अगर आप नोटिस के प्रोसीडिंग के अंदर कुछ डिस्क्लोजर करते हो या डिपार्टमेंट को जो भी डेटा आप सबमिट करते हो जैसे रिटर्न के फॉर्म में, 3CB 3CD ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में, तो वो जो चीज आप फाइल करते हो वो सब कुछ रिव्यू करना है। यानी किस पैटर्न में आप उसको डिस्क्लोज करते हो, जिस तरीके से लॉ के हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने डेटा सही दिया है बट वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो भी वो एक एरर है, रीओपन का केस बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हर एक डिस्क्लोजर को हमें रिव्यू करना है। मॉनिटर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस के अंदर या जो भी पर्सन इंडिविजुअल के केस में भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कुछ भी हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है। मतलब कि कैश डिपॉजिट हमने बैंक में कर दी, किसी से कैश ट्रांजेक्शन में हमने कैश अमाउंट ली, बराबर, तो ये सारी चीजें जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर कुछ भी होता है तो उसको खास मॉनिटर करना है, उसके रिगार्डिंग हमें जो भी TDS TCS के जो भी प्रोविजन है उसको भी फॉलो करना है और बैंक अकाउंट के अंदर जो भी सबमिट करना है उसको भी हमें फॉलो करना है। सारे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे होने जरूरी है। मेंटेन रिकंसिलेशन रिकॉर्ड, आप GST और इनकम टैक्स की रिकंसिलेशन की बात हम करें यहाँ पे, क्योंकि वो जनरली नॉर्मली हर एक बिजनेस के अंदर होता है, तो उसके मैं एग्जांपल दूंगा। तो GST के अंदर आपने जो भी टर्नओवर दिखाया है और इनकम टैक्स में जो आपने टर्नओवर दिखाया है उसका रिकंसिलेशन प्रॉपर रखना है। कई बार ऐसा होता है कि GST में हमने कुछ अमेंडमेंट के हिसाब से टर्नओवर कम कर दिया है बट पोर्टल पे जो दिख रहा है वो कुछ अलग है, तो इस दोनों का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमें साथ में रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर केस रीओपन में जाता है तो हमारे पास वो फैक्ट और वो एविडेंस बन जाता है कि भाई इस तरीके से हमने कुछ अमेंडमेंट किए थे या कुछ एडजस्टमेंट किया था, इस हिसाब से ये जो है डिफरेंस आ रहा है। मतलब मिसमैच हो सकता है बट वो मिसमैच का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। सो इस तीनों चीज को देख के हम यही बोल सकते हैं कि जितने स्ट्रॉन्ग हमारे कॉम्प्लायंस होंगे उतना ही प्रोसीडिंग का चांसेस जो है वो कम हो जाता है, मतलब कि लिटिगेशन का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। सो प्रिवेंटिव कॉम्प्लायंस रिड्यूस रीअसेसमेंट रिस्क। हम जितने अपने कॉम्प्लायंस, चाहे वो इनकम टैक्स हो, TDS हो या फिर GST हो, PF हो, ESIC हो, सब कुछ हम जितने अच्छी तरीके से और लॉ के हिसाब से हम कॉम्प्लायंस फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जो रीअसेसमेंट का प्रोसेस है वो रीअसेसमेंट रिस्क जो है वो कम हो जाता है या जीरो हो जाता है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, रीअसेसमेंट से डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम समझो, फैक्ट स्ट्रॉन्ग रखो और याद रखना टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।